तो यूएस की जो टॉप 3 टेक्नोलॉजी कंपनीज है, कौन सी हो गई? एप्पल हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, अमेजोन हो गई। उन्होंने बोला अपना काम में तो हम किसी को हाथ नहीं देंगे, पूरा शेयर हमारा है। एप्पल बोला भैया स्मार्टफोन तो मैं ही बेचूंगा, आईफोन तो मैं ही बेचूंगा, आईपैड तो मैं ही बेचूंगा। खुद का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली चीजें नहीं करेंगे तब तक हमारा देश एक बहुत बड़े खतरे में आ जाएगा। जापान का मार्केट तो 35 साल से वहीं घूम रहा था, ये इंडिया के साथ में हो जाए। ये भी एक रीजन है कि मैं इसलिए मैं लोगों को कहूंगा कि स्टॉक मार्केट को लेके एक्साइटेड जरूर रहो। लेकिन आज अगर कोविड के पहले केवल 4 से 5 करोड़ डीमैट थे, 17 करोड़ डीमैट हो गए, कुछ तो हो रहा है। पैसा कमाना है स्टॉक मार्केट के थ्रू ही आप बोल रहे हो तो वो इंडियन मार्केट है। लेकिन पैसा बचाना है तो फिर इंडिया में मत रुको। अच्छा, क्या ट्रेडिंग में पैसा है या नहीं है? ट्रेडिंग में पैसा है, हर 1.5 साल में पैसा डबल हो रहा है। तब आप देखो 1 लाख का 2 लाख, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, आपकी एक्सेल शीट अब 1 करोड़ पहुंच जाएगी। ठीक है? बेस्ट फाइनेंशियल एडवाइस यू हैव एवर हर्ड इन योर लाइफ? कि हमेशा जीवन में अपने पास लिक्विड कैपिटल हमेशा रखो, चाहे बिजनेस करो, चाहे ट्रेडिंग करो या कुछ भी कर लो। एटलीस्ट आपके पास 40% लिक्विड होना चाहिए। मतलब 100 रुपए अगर आपके पास है, आप वो 70 रुपए कहीं पर भी लगा दो, 60 रुपए कहीं पर भी लगा दो, 40 रुपए हमेशा कैश आपके पास रहे। वेल्थ को क्रिएट कैसे किया जाए? ठीक है, सबसे सिंपल तरीका क्या है वेल्थ को क्रिएट करने का? डोनाल्ड ट्रंप जीवन में 2 बार बैंकरप्ट हो चुके हैं। ABCDE है जो आपको दुनिया का सबसे रईस इंसान भी बना सकती है। हमारे देश में लाखों करोड़ों लोगों के, यंग लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी अगर एक सवाल पूछना रिश्तेदारों ने छोड़ दिया, शादी कब करोगे? हाईएस्ट अमाउंट जो कि आपने अर्न किया हो किसी एक पर्टिकुलर मंथ में, वो मंथ कौन सा था? और अगर डिस्क्लोज करना चाहो तो नंबर भी। अंबानी या टाटा? अंबानी। जो वड़ा पाव आज आप 20 रुपए में खा रहे हो, कल को 70 रुपए हो जाएगा और आप बोलोगे कितनी महंगाई है। महंगाई तो होनी है, महंगाई बढ़ेगी तो अपनी आमदनी बढ़ा लो। दोस्तों प्रणाम, वेलकम टू डीप कास्ट। और आज हमारे साथ डीप बातें करेंगे अभिषेक कर भाई। इनका इंट्रो में दूंगा, लेकिन पहले हम इनका स्वागत करते हैं, इसके बाद में इंट्रो थोड़ा अलग स्टाइल में करेंगे। सो अभिषेक भाई, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। बहुत दिनों से ट्राई कर रहा था, आज फाइनली हो गया पॉडकास्ट हमारा। बिल्कुल, सब्र का फल मीठा होता है, होपफुली ये पॉडकास्ट भी वैसा ही जाए। हाँ, और इंट्रो का मैंने इसलिए बोला कि मैं पहले क्वेश्चन करूंगा आपसे कि आप अपने आप को डिफाइन कैसे करते हो? आप एक ट्रेडर हो, इन्वेस्टर हो, या फिर अपने आप को एक इन्फ्लुएंसर मानते हो, या फिर एक एडवाइजर? तो पूरी दुनिया को ये डर रहता है कि भैया इन दोनों के पास नहीं जाना चाहिए, और जा रहा है। और चाइना, आपको भी पता है, तो हमसे भी आगे निकल गया। बिल्कुल। तो चाइना को देख के यूएस ने स्ट्रिक्ट हो गया। यूएस वालों को ना एक बहुत बढ़िया चीज समझ ली कि दुनिया में आज के समय पे 21वीं सदी में आपको अगर आगे बढ़ना है ना, आप कंपटीशन से नहीं बढ़ पाओगे, कोलैबोरेशन से बढ़ पाओगे। ये यूएस ने समझ लिया। तो यूएस की जो टॉप 3 टेक्नोलॉजी कंपनीज है, कौन सी हो गई? एप्पल हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, अमेजोन हो गई। उन्होंने बोला अपना काम में तो हम किसी को हाथ नहीं देंगे, पूरा शेयर हमारा है। एप्पल बोला भैया स्मार्टफोन तो मैं ही बेचूंगा, आईफोन तो मैं ही बेचूंगा, आईपैड तो मैं ही बेचूंगा। माइक्रोसॉफ्ट बोला ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर तो मैं ही बेचूंगा। और अमेजोन बोला डिलीवरी तो मैं ही करूंगा, चाहे ड्रोन से हो, चाहे हवाई जहाज से हो, चाहे रॉकेट से हो, मैं ही करूंगा। इनमें तो नहीं घुसने दूंगा। लेकिन एआई वाले सेगमेंट में हमको कोलैब तो करना पड़ेगा, क्योंकि हम तो लीडर है नहीं। तीनों कंपनियों ने एनवीडिया के साथ कोलैब किया है। सोचो, इतनी बड़ी कंपनियां एक ही कंपनी के साथ, क्यों? क्योंकि एनवीडिया इन सबसे आगे है। एनवीडिया 10 कदम आगे जा चुकी है। अब इनने बोला कि भैया ये वाली चीज तो करनी पड़ेगी। अब आप ये चीज देखो कि यूएस में जो टॉप 10 कंपनीज वहां के इंडेक्स का फॉर्म करती है, वो $17 ट्रिलियन का मार्केट कैप रखती है। हमारे पूरे भारत का मार्केट कैप 2.5 से 3 ट्रिलियन डॉलर है। तो आप सोचो, हम तो सिर्फ 10 कंपनी की बात करें, और ये एआई बेस्ड कंपनियां काम कर रही है, वो साथ में मिलकर $6 ट्रिलियन की है। और हमारे इधर कितने का काम हो रहा है पता है? अब जाके एट प्रेजेंट हम जब बात करें $500 बिलियन का, बिलियन में, अभी तो बिलियन में है। Okay. ये लोग ट्रिलियन में काम कर रहे हैं अभी से, और ये बढ़ाते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे इधर आपने कभी देखा है कभी कि टाटाज आर कोलैबोरेटिंग विद रिलायंस फॉर दिस बिग प्रोजेक्ट? या कभी देखा रिलायंस इज कोलैबोरेटिंग विद बिरला फॉर दिस बिग प्रोजेक्ट? या अडानी इज कोलैबोरेटिंग विद टाटास फॉर दिस बिग प्रोजेक्ट? नहीं। वहां पे तो लोग कर रहे हैं। ये तो खुद के अलग बनाएंगे, ये अलग खुद का बनाएगा। तो ये अलग अलग के चक्कर में इन लोगों की हालत टाइट हो रही है। तो हमारे देश में जब तक आप देखो ना, एआई के नाम पे हमारे चैट जीपीटी विदेशियों का है, सिंपल सी बात है, जो पूरी दुनिया यूज कर रही है। मिड जर्नी की कुछ एक करके होता है, वो विदेशी यूज कर रहे हैं। एआई के नाम पे अगर आप बैंगलोर जाते हो, क्योंकि मैं जब स्टार्टअप्स को देखता हूँ काम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ये सारा काम बाहर हो चुका है, वही कट कॉपी पेस्ट वाला काम चल रहा है। जब तक हम इधर से इनोवेटिव हमारे खुद का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली चीजें नहीं करेंगे, तब तक हमारा देश एक बहुत बड़े खतरे में आ जाएगा। क्योंकि एआई में ना 4 लेयर से नौकरियां खाने वाला है। पहले उसने नौकरी किसकी? पहले तो एक सेगमेंट की नौकरी वो खा चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो कौन सा है? रिपीटेटिव वर्क, टाइप राइटिंग वाला वर्क,
कॉपीराइट वाला वर्क, एआई को आप कुछ बोल दो वो खुद ही करके दे देता है, ठीक है। अब तो मैं कलीग एक क्रिएटर से मिला, बोले हमारी तो पूरी स्क्रिप्ट एआई लिख दे रही है। ये वाली चीज उन्होंने बताया भी है उसमें, तो मैं पॉडकास्ट की तैयारी भी एआई से करता हूँ। अच्छा, बोला मैं पीछे रह गया इस चीज में, तो सोचो मेरे को भी अपग्रेड तो करना पड़ेगा। तो पहली चीज हो गई रिपीटेटिव वर्क। दूसरा है रिपीटेटिव बट स्लाइटली कॉग्निटिव, मतलब थोड़ा सा दिमाग लग रहा है बट रिपीटेटिव है। वो कैसा, नर्स वाला काम, थोड़ा हल्का फुल्का ले लो, वो अगला रिप्लेसमेंट होगा। क्योंकि अब देखो इलॉन मस्क ने रोबोट बना दिए, वो रोबोट डांस भी कर रहे हैं, घर पे काम भी करेंगे, तो कहीं ना कहीं नर्स वाला काम भी वो हो जाएगा। कि बहुत एक्सपर्टीज नहीं चाहिए, बट हाँ आपने गाइड कर दिया कि भैया इसको ऐसे साफ करना है, इसको ये करना है, काम वाली बाई, तो ये भी जा सकते हैं। हो सकता है आज से 10 साल बाद आप अपने घर पे जाओगे तो आपकी काम वाली बाई नहीं, काम वाला रोबोट होगा। ये भी बहुत, और ये हो सकता है, ये पुरानी मूवीज टर्मिनेटर और इन सब में तो दिखाया जा चुका है बहुत सारी चीजें। तो ये चीज होगी, तो ये कॉग्निटिव बट रिपीटेटिव वर्क हो गया। तीसरा लेयर जिसको मुश्किल है थोड़ा सा वो करने के लिए, नॉन रिपीटेटिव, ठीक है, स्लाइटली कॉग्निटिव। वो मतलब क्या होगा, थोड़ा अकाउंटेंट होगा, ये हो गया, इतने जल्दी नहीं होंगे बट धीरे धीरे उनके भी सॉफ्टवेयर्स बन रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं, तो वो धीरे 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 जैसे जितना वो एनहांस हो जाएगा वो हो जाएगा। ओनली जॉब्स जो बचेंगी वो है हाईली कॉग्निटिव, जो स्ट्रैटेजिक डिसीजंस हो गया, क्रिएटिव डिसीजंस हो गया, क्योंकि वो एआई नहीं ले पाएगी। क्योंकि कुछ भी कह लो कि सबसे कॉम्प्लेक्स एल्गो इस पूरी दुनिया में ना ट्रेडिंग का है ना कंप्यूटर का है, वो है इंसान का खुद का बॉडी, दैट्स इट। ये जो इंसान की बॉडी चल रही है जिसमें 208 बोन्स हैं, 32 दांत हैं और कुछ 28 ट्रिलियन से ज़्यादा सेल्स हैं, इससे कॉम्प्लेक्स कोई भी एल्गोरिदम या मशीन आज तक नहीं बना है। तो इसको आप रिप्लेस नहीं कर पाओगे। तो मेक श्योर कि आप अपनी यूनिक स्किल सेट्स बढ़ाते जाओ, अदरवाइज आप खत्म हो जाओगे। ओके तो इनोवेशन के फैक्टर की वजह से आपने कहा कि 20-25 साल का हम नहीं सोच सकते, लेकिन 15 साल तक का सोच सकते हैं। और 20-25 साल में अनवांटेड इवेंट्स भी हो सकते हैं। एक सिंपल हाइपोथेटिकल लेते हैं, आपने सोचा तो 2020 में कोविड आएगा? नहीं सोचा, किसी ने नहीं सोचा, क्योंकि 100 साल में पहली बार हुआ। हाँ, Who knows, एलियन अटैक कर दे 20-25, कुछ भी हो सकता है। एलियन आ जाए, कुछ अटैक कर दे, या कोई मान लो कोई और बीमारी बन गई, ज़ोंबीज बन गए सही में। और कोविड तो चला गया जल्दी, हो सकता है वो जल्दी ना भी जाए। बिल्कुल ना जाए। जापान का मार्केट तो 35 साल से वहीं घूम रहा था, ये इंडिया के साथ में हो जाए। ये भी एक रीजन है कि मैं इसलिए मैं लोगों को कहूंगा कि स्टॉक मार्केट को लेकर एक्साइटेड जरूर रहो। लेकिन आज अगर आपने 2020 या 18 के बाद से देखा हुआ है, क्योंकि मैंने पहले भी देखा हुआ है, तो मैंने लोगों को रोते हुए भी देखा हुआ है बहुत बुरी तरीके से। और मैं ये एक प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, मैंने 1-2 जगह पे करा है, पर यहाँ पर मैं बिल्कुल प्रेडिक्शन करूंगा कि 2025 में देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि ऐसा मार्केट क्रैश आएगा, बहुत लोगों की पैंट खुल जाएगी। क्या बात कर रहे हो, इंडिया में? हाँ, अच्छा, वो ट्रिगर कैसे होगा, क्या होगा, बट 2025 आप पूरा 2025 देखो आराम से, आपको दिखेगा। आप सोच नहीं पाओगे क्या हो रहा है, क्योंकि आपको अभी तक आदत क्या लगी, डिप होता है उसके बाद तो बाइंग आ ही जाती है, डिप होता तो बाइंग हो जाती है। आपको पूरी आदत डलवा के पूरे आराम से वो जैसे करके फिर हलाल करते हैं, वैसा वो चीज़ होने वाला है। अच्छा ठीक है। अच्छा, हमने इंडियन मार्केट की बात की थी, थोड़ा शॉर्ट में अगर हम बात करें तो वर्ल्ड का ऐसा कौन सा मार्केट है जिसमें सबसे ज़्यादा स्कोप है आने वाले 15 से 20 सालों में? यूएस मार्केट, चाइना मार्केट, या फिर इंडिया का ही मार्केट हो सकता है? यार रिलेटिवली कंपेयर करोगे, और बिकॉज हमारी ऑडियंस इंडियन है तो मैं बोलूँगा इंडियन मार्केट को ही आप देखो। सिंपल सी बात है कि आपको ज़्यादा किसके बारे में पता चलेगा, आपके पड़ोसी के बारे में, कि कितना झगड़ा कर रहे हैं, कब बीवी के साथ लड़ाई हो रही है, क्योंकि आवाज़ आ जाती है। सिंपल सी बात है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँगा कि भाई आपका कोई फ्रेंड बैठा है यूएस में, आपको उसके बारे में कितना पता लगेगा? ज़्यादा से ज़्यादा फोन जब करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा वो करोगे, व्हाट्सएप करोगे। तो स्टेइंग इन इंडिया आप बहुत सारी चीज़ें, बाहर की चीज़ें, इंटरनल चीज़ें, एक्सटर्नल चीज़ें अपडेटेड नहीं रह पाओगे। तो आपके इन्वेस्टिंग डिसीजन बहुत बार एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड करेंगे कि कोई बंदा होगा जो वहां से मेरे को ये सारी इन्फॉर्मेशन कर दे। तो रियलिस्टिकली बोलूँ तो आप भारत के ही मार्केट को ध्यान दो, पोटेंशियल है रिलेटिवली, यहाँ पर पोटेंशियल है। इसके 3 सिंपल से रीजन है। सबसे पहला, हमारे इधर अनइंटेंडेड इन्फ्लोज बहुत बढ़ रहे हैं। अनइंटेंडेड इन्फ्लोज क्या होता है? 24,000 करोड़ का जो SIP हर महीने आ रहा है, आप किसी भी सरकारी नौकरी या नॉर्मल नौकरी वाले से जाके पूछोगे भाई तेरा पैसा कहाँ जाता है, बोले SIP, कॉन्फिडेंस से बोलेगा। आप उससे पूछोगे भाई तेरे SIP तो जा रही है, कहाँ पे जा रही है, उसमें 50% लोग बता ही नहीं पाएंगे, उनको सिर्फ पता है SIP एक एजेंट कर रहा है, वो नहीं पता। फिर उन 50% लोगों से पूछोगे अच्छा ये म्यूचुअल फंड में डाल रहे हो, ये इसका टाइप क्या, हाइब्रिड है, इक्विटी है, डेट है, बॉन्ड बेस्ड है, उसमें 50% कट जाएंगे। फिर उन 50% से जो बचे हुए हैं उनसे जब आप पूछोगे कि भाई एक काम कर, तू ये बता दे कि ये इतना सारा पैसा तो तुम्हारा कट रहा है, ये किस तरह के स्टॉक्स में लगा रहे हैं, वो 10 स्टॉक्स के नाम तो बता दे। उसमें से तो और 80% लोग कट जाएंगे। फाइनल 20% से आप पूछ लोगे अच्छा फंड मैनेजर कौन है, उनको ये भी नहीं पता होगा। कितने बार आपकी रीशफलिंग हो रही है स्टॉक्स की, उनको नहीं पता है। ये अनइंटेंडेड इन्फ्लोज है, उनको पता ही नहीं है, लेकिन बिकॉज सुन लिया है SIP करना अच्छा है,
और पैसा बनेगा, कहीं और दस्ता नहीं है, तो वो चल रहा है। तो ये अनइंटेंडेड फ्लोज आते रहेंगे, ठीक है। तो दैट इज वन गुड थिंग कि धीरे धीरे ये बढ़ता जाएगा। 24,000 करोड़ का आंकड़ा है, एक समय पे 40,000 करोड़ भी होगा, 50,000 करोड़ भी होगा, सब बढ़ेगा। तो दैट इज नंबर 1, ठीक है। दूसरी चीज हो रही है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारे इधर बढ़ रहा है और कंजम्पशन रेट्स भी बढ़ रहे हैं। हमारे देश में आप पहले देखोगे 6-8 साल पहले लोगों को इतना शौक नहीं था कि मेरे पास बुगाटी हो, मेरे पास लैम्बोर्गिनी हो, मेरे पास ये हो वो, कुछ भी कह लो, सोशल मीडिया कह लो, कुछ भी कह लो, अब लोगों का क्रेज एक आ चुका है। पहले लोग इतना पिज्जा बर्गर नहीं खाते थे, अब वो खाएंगे, सिंपल सी बात है। बिकॉज यंग पॉपुलेशन ज्यादा है, डेमोग्राफिक डिविडेंड्स हमारा इधर ज्यादा है, तो वो दूसरा पॉइंट हमारा ये वाली चीज हो गई। और तीसरा जो सबसे ज्यादा मेरे को लगता है, द रिस्क टेकिंग एपेटाइट ऑफ यंगस्टर्स इज रियली हाई। ओके, हमारे इधर हम लोग रोते रहते हैं कि अरे यंगस्टर्स लुट रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, बिकॉज एफएनओ ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं। हम सिर्फ एक एस्पेक्ट देख रहे हैं कि भाई वो इतना रिस्क ले रहे हैं, गैम्बलिंग एप्स में जा रहे हैं, वो जा रहे हैं। तो भाई सिंपल सी बात है, रिस्क टेकिंग एपेटाइट उनकी बढ़ गई, वो रिस्क टेकर्स हैं। तो वो वहां पर अगर 50 लोग वहां पर बर्बाद हो रहे हैं, तो 50 लोग ये रिस्क लेके भी कहीं कहीं आबाद हो रहे होंगे, आबाद हो रहे हैं कि भाई ठीक है, कुछ नहीं, क्रिप्टो में पैसा बनाया हुआ है। कुछ लोगों ने ये सोचा है कि भाई ठीक है, कुछ नहीं, एसआईपी भी कर रहे हैं, तो ये तो रिस्क। देखिए मैं आपको बताता हूँ, 1980s में यूएस में एक 401k रेवोल्यूशन आया था। एक तरीके से आप समझ लो वहां का गवर्नमेंट बेस्ड फिक्स डिपॉजिट था, सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, लोग डाल रहे थे, ठीक है, 401k पे। वो वाला रेवोल्यूशन एसआईपी के फॉर्म में हमारे देश में आ चुका है ना। आप देखो कोविड के पहले अगर 4-5 हज़ार करोड़ रुपए के एसआईपी इनफ्लोज आ रहे थे, 24,000 करोड़ हो रहा है, कुछ तो हो रहा है। अगर कोविड के पहले केवल 4 से 5 करोड़ डीमैट थे, 17 करोड़ डीमैट हो गए, कुछ तो हो रहा है ना। उसके लिए थैंकफुली हम जैसे इन्फ्लुएंसर्स भी होते हैं, ऑब्वियसली सबसे बड़ा रीजन यही है, बिल्कुल है। बट फिर भी हम लोगों के पीछे ही लोग पड़े रहते हैं। अच्छा, इसमें भी आप थोड़े से डिस्ट्रैक्ट हो गए थे कि हम अपने पे फोकस करें, लेकिन कौन सा मार्केट हो सकता है? इंडिया का ही मार्केट होगा आपकी नॉलेज के अकॉर्डिंग? इंडिया, देखो अगर पैसा कमाना है स्टॉक मार्केट के थ्रू ही आप बोल रहे हो, तो वो इंडियन मार्केट है। लेकिन पैसा बचाना है तो फिर इंडिया में मत रुको। अच्छा देखो पैसा बचाना है तो इधर आप पोर्चुगल निकल जाओ या फिर मलेशिया निकल जाओ। लोग यूजुअली दुबई बोलते हैं, मैं ये दोनों कंट्रीज बोल दूंगा। अच्छा, मलेशिया या पोर्चुगल निकल जाओ, सिंपल सा रीजन है। पोर्चुगल जाओगे, आजकल लोगों को क्रिप्टो ट्रेडिंग का बड़ा शौक चढ़ा हुआ है। 365 दिन तक अगर आप उधर क्रिप्टो होल्ड करते हो 0% टैक्स है। डिजिटल नॉमेड बन चुका है वहां का। अगर आपको वीजा मिल जाता है तो 183 कंट्रीज तक फ्री वीजास आपको वहां पर एप्लीकेबिलिटी हो जाती है। 5G का बहुत बड़ा नेटवर्क है। अगर इनोवेशन इंडेक्स की बात करें तो 4th-5th के आसपास वो आ चुका है। हैप्पीनेस इंडेक्स में भी ऊपर जा रहा है। तो खुश रहोगे, सांस अच्छी ले पाओगे और जी पाओगे ज्यादा, और प्लस ऐश कर पाओगे। टैक्स स्लैब इज ऑल्सो कम। और अगर आप इसकी बात करें तो मलेशिया का इफेक्टिव टैक्स करीब करीब 24% है। लेकिन एक्सटर्नल इनकम आता है, फॉर एग्जाम्पल फॉरेन कंट्री से आ रहा है तो 2036 तक वो एग्जेम्प्ट है, उसमें कोई टैक्स नहीं लगना है। अच्छा, हाँ, 5G का सबसे बढ़िया नेटवर्क वहां पर बना पड़ा है डिजिटल नॉमैड्स के लिए। सबको पता है आजकल इंटरनेट पे ही सारा काम हो रहा है, तो वो वाली चीज भी वहां पर है। क्लीन एयर है, सब कुछ बढ़िया। सिंगापुर से सस्ता है, दुबई से सस्ता है वहां पे। कनेक्टिविटी विद ऑल द कंट्रीज, साउथ एशियन कंट्रीज है, वो बहुत बढ़िया है। तो मैं कहूंगा कि अगर स्टॉक मार्केट में ही डाल के कमाना है तो इंडियन मार्केट है, टैक्स देते रहो। बट अगर आपको पैसा बचाना है तो आप मलेशिया, पोर्चुगल या फिर दुबई तो है, उधर निकल जाओ। ओके, क्योंकि बचा करके जो बचा हुआ है कमी होगी ना आपकी फिर तो। Exactly, जो नेट इनकम आपको बढ़ानी है। अगर आप सीरियसली सोच रहे हो, क्योंकि हमारे देश में प्रॉब्लम वही होगी ना कि आप ज्यादा कमाने लग जाते हो। तो फॉर एग्जांपल जब मैं खुद ऑडिट पे देखता हूँ तो इफेक्टिव टैक्स हम 50% तक दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिन लोगों को नहीं पता है कि 1 करोड़ के ऊपर भी एक्स्ट्रा एक सरचार्ज लगता है और 5 करोड़ के ऊपर तो और सरचार्ज लग जाता है, और वो पूरे इनकम पे लगा देते हैं। ठीक है, अगर आपकी वाइट इनकम है, जैसे हम लोगों की पूरी वाइट ही रहती है, तो आप कुछ भी बचा नहीं सकते उस चीज पे। ज्यादा कितना एक्सपेंस दिखाओगे, उसके बाद आपको ये देना पड़ेगा। प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस इतने ज्यादा है हमारे तो, दुनिया भर के टैक्सेस है। स्वच्छ भारत टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है, चलने का टैक्स है, हगने का टैक्स है, हर चीज में टैक्स है, सांस लेने का टैक्स है। दिल्ली में अलग टैक्स लग जाते हैं, टोल टैक्स है, पूरी दुनिया टैक्स से भरी हुई है। अब तो पॉपकॉर्न पे भी टैक्स है भाई। अब कैरेमल का पॉपकॉर्न खाओगे तो उस पर अलग टैक्स है, सॉल्ट वाले पॉपकॉर्न में अलग टैक्स है, नॉर्मल टैक्स अलग टैक्स है। अच्छा, एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ वन ऑफ द फेवरेट पर्सन्स ऑफ आवर प्लैनेट, जिनको मैं बहुत तहे दिल से पसंद करता हूँ, वो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला जी। हाँ, मतलब आपकी भी फेवरेट है? अच्छा ठीक है, आपकी है क्या बता देना। तो पॉइंट यही है कि हमारे इधर जो टैक्स, हर चीज में तो टैक्स लगा दिया है यार। मतलब आप सांस लोगे टैक्स करने हैं। मैं लिटरली बता रहा हूँ, कुछ दिन बाद आप बाहर सड़क में चलोगे ना, भाई तुमने सांस कैसे ली? 2% टैक्स। तो इतने टैक्स होने के चक्कर में नेट इनकम ही कम हो जा रही है। फॉर एग्जांपल बहुत सिंपल सा एक आंकड़ा देता हूँ, ये आपने इन्फ्लुएंसर्स को, फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स को देखा होगा। अगर तुम 15,000 रुपए की एसआईपी हर महीने करते हो तो नहीं, 10,000 रुपए की अगर तुम एसआईपी हर महीने करोगे तो 15 साल में 1 करोड़ रुपए बन जाएंगे। भाई साहब, उस 1 करोड़ का वैल्यू 42 लाख हो जाएगा। एक तो इन्फ्लेशन इस हिसाब से बढ़ रहा है, और वो 42 लाख के बाद भी आपको क्या भरना है? टैक्स।
और तब तक हो सकता है, क्योंकि देखो 2017 तक के पहले तक LTCG नहीं था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स नहीं था। इसलिए राकेश झुनझुनवाला, राधाकिशन दमानी, रमेश दमानी, ये लोग पकड़े रहते थे होल्ड करके 10-10, 20-20 साल, क्योंकि जैसे इनने प्रॉफिट बुक कर लिया, टैक्स इतना था, और इनको तो अब टैक्स फ्री है, ठीक है, 1 साल के ऊपर। तो मेन चीज क्या हो रही थी कि इसके पहले, मतलब 2017 के पहले, आई थिंक सो 2014 या 13 तक तो जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर उस समय पे थे, उन्होंने आके एक चिदम्बरम जी थे या कोई थे, उन्होंने एक चीज़ आके बोली कि भाई एक काम करते हैं, हम लोग STT बढ़ा देते हैं, LTCJ हटा देते हैं। तो लोगों ने बोला ठीक है, ट्रेडर्स को बर्डन होगा, इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा फायदा है। बट उसके बाद उसके 4-5 साल बाद पता लगा दोनों चीजें बढ़ा दी और अब तो सभी चीज बढ़ रही है, घट तो कुछ नहीं रहा है। तो पॉइंट ये है कि नेट इनकम बढ़ानी है तो बाहर निकल जाओ, सिंपल सी बात है। आपको पता है सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हम किस चीज का करते हैं? हम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट इंडियन डॉक्टर्स का करते हैं। डॉक्टर्स का सबसे ज्यादा टैलेंटेड इंडियन डॉक्टर्स हम बाहर भेज रहे हैं, कनाडा और हर जगह पे भेज रहे हैं। तो आप सोचो, और फिर हम बोलते हैं हमारे इधर प्रॉपर व्यवस्था नहीं हो रही है, डॉक्टर्स की कमी पड़ रही है, क्योंकि फैसिलिटीज वैसी मिल नहीं रही है, अपॉर्चुनिटी वैसी मिल नहीं रही है, खर्चा इतना ज्यादा हो रहा है। आप खुद देखो, आपके कितने सारे इन्फ्लुएंसर फ्रेंड्स सब दुबई में पड़े होंगे अभी आप जितने से मिलते होंगे, आपने देखा होगा मैक्सिमम लोग दुबई जा रहे हैं कि बोलेंगे हमारा टैक्स फ्री हो जाएगा, क्रिप्टो के लिए अच्छा एनवायरमेंट है, ओपन मार्केट है। सिंगापुर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि सिंगापुर में इफेक्टिव टैक्स 17.5% का आ जाएगा, और साथ में लोग बोलेंगे कि यार चलो ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनीज इसलिए तो उधर इतनी ज्यादा है। तो बाय द वे मैंने बिकॉज मलेशिया और ये बताया था, तो मलेशिया में अब बड़ी बड़ी कंपनीज है, जैसे गूगल ने अपना $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करा हुआ है, सारी बड़ी बड़ी कंपनीज भी उधर जा रही है। तो ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ उधर जाने के लिए, इट इज़ लाइक बड़े लोग जा ही रहे हैं। तो भाई अगर आपको सही में इतना बड़ा इंसान बनना है तो उसके लिए सिर्फ 2 चीज़ें करनी पड़ेगी, या तो आप उधर चले जाओ, या दूसरी चीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी। क्या बात है, ब्रिलियंट। अच्छा, ट्रेडिंग की हम थोड़ी सी बात करते हैं यहाँ पर। बिल्कुल, ट्रेडिंग में पहले इसको यस और नो में करते हैं। क्या ट्रेडिंग में पैसा है या नहीं है? ट्रेडिंग में पैसा है, ऐसा है। फिर से आप यस नो में करते हैं। क्या आप पैसा बना रहे हो ट्रेडिंग से? मैं ज़्यादा नहीं बना रहा हूँ, मैं इन्वेस्टिंग से बना रहा हूँ। मतलब ज़्यादा नहीं बना रहे हो? ज़्यादा नहीं बना। आपका एक पॉडकास्ट था राहुल मेलोदिया सर के साथ में जी, और उसमें आपने कहा था कि जो स्टॉक मार्केट से, ट्रेडिंग से जो बहुत पैसा बना रहे हैं वो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। बिल्कुल नहीं बोल रहे। और बाकी जो सोशल मीडिया के लोग हैं वो बहुत बोल रहे हैं, वो इतना नहीं कमा रहे हैं। बिल्कुल। तो बुरा मत मानना, पर आप किस कैटेगरी में हो? यार मैं तो ट्रेडिंग से, मैं बोलता ही नहीं हूँ कभी कि मैं ट्रेडिंग से बहुत कमा रहा हूँ। अच्छा, मतलब मेरे को आपने कभी देखा नहीं होगा ट्रेडिंग से बहुत ज़्यादा कमाया। मैं जनरल बोलता हूँ कि कमाया है, बट ट्रेडिंग से मैंने कभी स्पेसिफिकली नहीं बोला है। अच्छा, ओके, ठीक है। अच्छा, ट्रेडिंग के फिर ऐसे कौन से झूठ है जो कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं? यार देखो 3 झूठ है। अगर ट्रेडर बोलता है कि मैं सिर्फ ट्रेडिंग करता हूँ, वो झूठ है। सबके ऑल्टरनेटिव इनकम्स है और उसमें कुछ गलत नहीं है। गलत नहीं है, बट इट्स जस्ट दैट कि छुपाने की क्या जरूरत है? बोलो यार, अब तो पूरी दुनिया को पता ही रहता है। आपके एफिलिएट इनकम होता है, आपका एडसेंस फ्री में कोई, अगर आप इतने अच्छे हो तो यूट्यूब के एड्स बंद कर दो, क्यों चलाए रखें? अगर आप सही में सिर्फ ट्रेडिंग से कमा रहे हो, नीचे आपके बीच में ज़रूरत का लिंक क्यों होता है? हटा दो, सिंपल सी बात है। तो आप जब रख रहे हो तो इस चीज़ को कन्फेस करो ना। आप ब्रांड्स डील नहीं करो। मैं तो सीधे बोलता हूँ, मैं तो कर रहा हूँ ब्रांड डील करो, मैं तो 9 तरीकों से कमा रहा हूँ। उसमें क्या है, मैं तो कम कमा रहा हूँ, मेरे को और कमाना है। 9 तरीके, 12-15 तरीके कर लेंगे अपन आने वाले समय पे। तो ये वाला पॉइंट है। तो पहली चीज़, पहला झूठ है अगर ट्रेडर बोलता है कि मैं सिर्फ ट्रेडिंग से कमाता हूँ, कोई सिर्फ ट्रेडिंग से नहीं कमा रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ है, अगर हाँ, और जरूरी नहीं है कि वो हर चीज़ सोशल मीडिया पे ही करे। नहीं कमा रहा इन द सेंस, हो सकता है उनका रियल एस्टेट बिजनेस भी हो, फैमिली बिजनेस भी हो, ऐसे भी काफ़ी सारे लोग हैं। तो जस्ट टेल ऑनेस्टली ना, क्योंकि लोगों को गलत आप वो क्यों धारणाएं दे रहे हो? एक आम इंसान जिसके जेब में 5,000 रुपये होता है, वो सोचता है कि भैया मैं ट्रेडिंग में आऊँगा और अपनी लाइफ बदल जाएगी। ऐसा नहीं होता बॉस। 5,000, अब आप सिंपल सा देखो ना, अपने आप को अगर कंपेयर करना है तो दुनिया के टॉप ट्रेडर से करो। ओके, दुनिया का टॉप ट्रेडर जो था जिम साइमंस थे, दुर्भाग्यवश उनकी लास्ट ईयर मृत्यु हो गई। अगर मैं बोलता हूँ आप भी जिम साइमंस हो, मतलब 0.001% में आते हो, उनका एनुअलाइज CAGR 66% का रहता है। 66% का साल भर का एनुअलाइज CAGR है पोस्ट एवरी डिडक्शन। तो अब एक बात बताओ, अगर आपके पास 1,000 रुपए से आप ट्रेड कर रहे हो तो साल भर का आपका टेक्निकली विद डिसिप्लिन कितना बन रहा है? आप खुद कैलकुलेट करके बताओ। आप लोगों को जितना कैपिटल आप कैलकुलेट करो, साल भर में 66% है। देयर इज अ रीजन। ये रीजन ईयरली हम बात कर रहे हैं, ईयरली, बिल्कुल। तभी अब आपको समझ में आ रहा है क्यों जो सेंसिबल ट्रेडर होगा, अगर आपने भी पॉडकास्ट किया होगा, वो हमेशा बोलेगा कि एटलीस्ट 1 करोड़ लेके आओ। अब आपको समझ में आ रहा है 50,000, 10 लाख, 50 लाख, क्योंकि आप खर्चे देखो ना। अगर 1 लाख रुपए लेके आते हैं, अच्छा अब कुछ लोग इधर, और अब मैंने तो 1 लाख रुपए से बना दिया तो 2 लाख रुपए, सस्टेनेबल इनकम की बात कर रहे हैं भाई। हम इसकी बात नहीं कर रहे कि आपने एक बार वन शॉट वंडर तो हीरो 0 खेल के आप कोई भी बना लोगे। क्या आप 10 साल तक ये चीज कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो अगर आप 10 साल 20 साल का गेम खेल रहे हो, 1-2 साल का मैटर नहीं करता। बिल हुआंग करके एक ट्रेडर था, वो 12 साल तक पैसा बनाया था। उसके पास लिक्विड वेल्थ इलॉन मस्क से ज्यादा थी। अच्छा। एक समय पे लिक्विड मतलब, क्योंकि इलॉन मस्क का तो सारा इक्विटीज में लगा हुआ है, तो बिल हुआंग का करीब 24,000 करोड़ रुपए लिक्विड था। 7 दिन के अंदर बैंकरप्ट हो गया था।
ट्रेड से, ठीक है। तो आपको समझना है कि जेसी लिवरमोर जिसको सबको ही मानते हैं, एक समय पे उन्होंने इन्फ्लेशन एडजस्ट कर लो ट्रेडिंग से $1.3 बिलियन कमाया था। इंडिविजुअल ट्रेडर आज तक किसी ने इतना नहीं कमाया। 2 बार उन्होंने डुबाया, तीसरी बार अपने आप को गोली मार के मृत्यु कर ली थी। तो ये चीज समझनी पड़ेगी कि अगर आप सस्टेनेबल बोलते हो 60, तो अगर आप 1 लाख रुपए के साथ भी बोलते हो मैं फुल टाइम ट्रेडर बनूंगा, तो 66,000 रुपए साल का होता है। 60,000 राउंड ऑफ कर लेते हैं, ठीक है, टैक्स भी नहीं काउंट कर रहा हूं मैं, तो महीने का 5,000 रुपए। 5,000 रुपए में आप दिल्ली जैसी जगह में रुक के बता, दिल्ली छोड़ो, आप नासिक में रुक के बता दो 5,000 रुपए में, अकेले ही रुक के बता दो। रेंट भी देना है, खाना भी है, इंजॉय भी करना है, सब कुछ करना है। और वो भी हम तब की बात कर रहे हैं जब आप टॉप 1% से भी कम में आ जाओ, 66 निकालने के बाद। एग्जैक्टली, हाँ, वो भी तब की हम बात कर रहे हैं। तो रियलिस्टिक हो ना, देयर इज अ रीजन क्यों लोग कहते हैं बड़े कैपिटल। तो पहला झूठ तो ये हो गया कि लोग बोलते हैं कि हमारा कोई दूसरा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, सबका सोर्सेस ऑफ इनकम है, एटलीस्ट 2-3 तो सबके हैं, ठीक है। जितने लोग बोल रहे हैं फुल टाइम ट्रेडर है, कोई भी फुल टाइम ट्रेडर नहीं। अगर फुल टाइम ट्रेडर है तो भैया ब्रांड्स करने बंद कर दो, एडसेंस करना बंद कर दो, तुम ये एफिलिएट डालना बंद कर दो, सिंपल सा है। और आप जितनों को भी इंटरव्यू करोगे या कर चुके हो, आप देखना कुछ ना कुछ है सबका, सिंपल सी बात है। तो देयर इज नोबडी अ फुल टाइम ट्रेडर, बोलने में फैंसी लगता है और कुछ नहीं है। तो दैट इज नंबर 1। दूसरा झूठ जो सबको बोलते हैं कि भाई आप ट्रेडिंग बहुत जल्दी सीख सकते हो, नहीं है। क्योंकि ट्रेडिंग आप कितने दिन में सीखोगे, ये कितने दिन में सीखेंगे, मैं कितने दिन में सीखूंगा, कोई डिफाइन नहीं कर सकता। मैं जितने अच्छे ट्रेडर्स को जानता हूं उनको 10 से 12 साल लगे। अच्छा, प्रॉपर सीखने में, प्रॉपर मतलब अच्छा प्रॉफिट करते आने तक, सस्टेनेबल ग्रोथ, सस्टेनेबल। बट मैंने ऐसे भी ट्रेडर को देखा जो 6 साल में सीखे, ऐसे भी देखा जो 4 साल में। 2-3 साल वालों को तो मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। ये तो मैंने भी देखा कि 2-3 साल में कोई बहुत अच्छा ट्रेडर नहीं बनते। तो वो आप देखो वेरिएबल है, क्योंकि ये कैसा है कि जैसे सबके लिए ना अलग अलग चीजें काम करेंगी। ये सब्जेक्टिव नहीं है कि इंजीनियरिंग है 4 साल में ही कंप्लीट हो जाएगी, डॉक्टरी है तो इतने टाइम में कंप्लीट हो जाएगी, सीए तो इतने टाइम में कंप्लीट हो गया। बड़ा सब्जेक्टिव है, आप कब कितनी चीजें पिक करते हो, कब आपका साइकोलॉजी उतना डेवलप हो जाता है। और ह्यूमन का सबसे बड़ा दुश्मन होता है इमोशन, इमोशनल रेगुलेशन और कंट्रोल कब आएगा आपके पास आपको नहीं पता। तो इसलिए मैं सिंपल सा लोगों को कहूंगा, जो लोग देख रहे हैं, मैं तो पहले ही आधे लोगों को एलिमिनेट कर देता हूं कि भाई अगर आप लोग ऐसे हो जो आपकी बंदी आपको छोड़ के चले जाते तो आप नस काट लेते हो, या आपका दोस्त आपसे बात नहीं करता तो दिन भर आप दारू पीते हो, या लड़की आपको रिप्लाई नहीं करती है तो आप पागल जैसे हो जाते हो, तो भाई ट्रेडिंग में आओ ही मत, क्योंकि आपका इमोशनल रेगुलेशन है ही नहीं। आप पूरी तरीके से बर्बाद हो जाए, ऐसे लोग ही बैंकरप्ट हो जाएंगे। सिंपल सी बात है। एंड तीसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि लोग एब्सोल्यूट नंबर्स पे बात करते हैं, परसेंटेज पे बात नहीं करते। इसको अगर मैं इलैबोरेट करूं तो अगर कोई सोशल मीडिया में आके बोलता है कि मैंने 50 लाख रुपए इस साल बनाए, बिल्कुल बनाए होंगे, लेकिन आप ये भी तो बताओ कि आपने इस साल हर जगह से इनकम किए थे 10 करोड़ रुपए। अब 50 लाख उसका कितना परसेंटेज हुआ, कैपिटल कितना लगा है, ये कोई बात ही नहीं कर रहा। सीधे मैंने 50 लाख, अब 50 लाख एक जो 20,000 रुपए की सैलरी में बंदा काम कर रहा है उसके लिए तो बड़ी है ना। लेकिन इसके लिए तो पॉइंट है कि ठीक है मैं सीधे सीधे बोल देता हूँ तो उसके लिए हेट भी मिल जाएगा, बट ठीक है जो है सो है, अपन तो बोल देते हैं। तो इसलिए आपके पॉडकास्ट वो चलते हैं। अब वो जो भी है वो तो लोगों की दुआ है, कृपा है, बट सही फैक्ट यही है कि भाई परसेंटेज में बात करो, हर चीज परसेंटेज में बात करो। मतलब अब एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ कि आज मुकेश अंबानी आके, मुकेश अंबानी का मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मुकेश अंबानी आज के समय पे अगर 8 करोड़ रुपए हर दिन भी खर्च करते हैं तो 362 ईयर्स तक उनको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, हाँ, जिस रेट पे उनका वेल्थ बढ़ रहा है, कुछ 8 करोड़ दिन का, उनको आपको भी पता, मेरे को इतना तो खर्च नहीं करने वाले, बट आप खुद सोचो। अब लोगों ने बवाल मचाया था कि भाई 6,000 करोड़ की शादी करा दी अपने बेटे के मुकेश अंबानी ने। भाई ये भी देखो ना, उनके नेटवर्थ का 2% लगाया। हम लोग शादियों में कितना लगता है 50%, 100% कर्जा लेके। आधे लोग तो आजकल किडनियां गिरवी लग देंगे, उसके बाद भी एल्यूमिनी देनी है तो मत रखो गिरवी। तो पॉइंट ये है कि सिंपल सा पॉइंट है, आप समझो कि परसेंटेज वाइज हर चीज कैलकुलेट करो ना। तो आज अगर मुकेश अंबानी आके कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल काफ़ी लोग बवाल मचाए थे कि अरे यार नुकसान हो गया। जोमेटो को जब 3,000 करोड़ का नुकसान क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो रहा था, 3,000 करोड़ एक आम इंसान के लिए बहुत बड़ा होता है, बड़ी बात है। लेकिन 50,000 करोड़ की कंपनी के वैल्यूएशन के टाइम पे इट्स ओके, ठीक है, मैनेज करेंगे। 50,000 आप कमाते हो, उसमें 3,000 पे चले जाते हो, जितना फर्क आपको नहीं पड़ता, जो भी है, बिल्कुल। तो आप हमेशा परसेंटेज वाइज देखो, इसलिए ना ट्रेडिंग में कंपैरिजन मत करो। आपका कैपिटल 10 लाख रुपए का, आप कंपेयर करो 1 करोड़ वाले के साथ, कभी नहीं हो पाएगा। परसेंटेज वाइज ग्रो करो। और एक सिंपल सा कंसेप्ट है, अब सोल्यूशन भी दे देता हूँ। हर बार ट्रेडिंग हो या इन्वेस्टिंग हो, मतलब ट्रेडिंग में मैं स्विंग ट्रेडिंग को एडवोकेट करता हूँ ज़्यादा, ठीक है, स्कैल्पिंग भी करता हूँ, बट स्विंग ट्रेडिंग को ज़्यादा मैं एडवोकेट करता हूँ। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो आप हमेशा कंपाउंडिंग मैकेनिज्म के हिसाब से देखो। आप ये देखो, आप सिंपल सा आंकड़ा लगाओ कि भैया अगर मैं 15% भी साल का निकाल लेता हूँ 100 रुपये पे, मतलब जो भी है कैपिटल पे, मैं 15% साल का, बहुत रियलिस्टिक है, ठीक है, निकाल सकते हो आराम से, क्योंकि अगर ट्रेडिंग कर ही रहे हो तो 15 तो निकालो ही, अदरवाइज म्यूचुअल फंड में लगाओ, सिंपल सी बात है। और ये पोस्ट टैक्स बोल रहा हूँ मैं, ओके, ठीक है। तो अगर आप 15% के हिसाब से भी निकाल लेते हो तो करीब 4.5 से 5 साल में आपका पैसा डबल हो रहा है।
कुछ अच्छे साल होंगे जिसमें आप 20% 25% भी निकालोगे, ये भी मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ। जैसे 2020 से लेकर 23 तक का ये समय था जब आप निकाल सकते थे, तभी सब एरा गैरा नत्थु गैरा हर कोई फाइनेंस इन्फ्लुएंसर बन गया, ठीक है। तो आप सिंपल सा है, अगर आप 25% निकालते हो तो आप मोटा मोटी 3 साल में पैसा डबल करते हो। तो अगर आप सही में एक्सेप्शनल ट्रेडर या इन्वेस्टर हो, आप 25% भी टारगेट करते हो, 30% भी टारगेट करते हो, तो अब 66% का आंकड़ा किस तरह से देखा जा सकता है अगर आप इन्वेस्टर हो। और मैं बोलता हूं कि मैं तो बेस्ट हूं, मैं वॉरेन बफेट को पीछे छोड़ दूंगा। वॉरेन बफेट तो मेरे जूते के नीचे है, क्योंकि वॉरेन बफेट तो सिर्फ 18% रिटर्न बनाता, मैं उसका बाप हूं। अगर आपके दिमाग में ऐसा भी चल रहा है, कोई अगर देख रहा है कि भाई 18% तो कुछ भी नहीं होता, वॉरेन बफेट तो पागल है, बुढ़ा सठे आ गया, ऐसा अगर सोचते हो तुम लोग, तो सिंपल सा है, आप बोलो मैं 50% बनाऊंगा। अब इसको कंपाउंडिंग के नजरिए से देखो कि 1 लाख रुपए है तो वो 50% अगर सही में बना रहे हो, जो कि मेरे हिसाब से 2 लोग ही बना सकते हैं, एक है भगवान और दूसरा एक झूठा इंसान। बट अगर आप बना लेते हो रेगुलर बेसिस पे, तो आप सोचो हर 1.5 साल में पैसा डबल हो रहा है। तब आप देखो 1 लाख का 2 लाख, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, आपकी एक्सेल शीट अब 1 करोड़ पहुंच जाएगी, ठीक है। पर पॉइंट है कि हम लोग सीधे पहले दिन ही जब ट्रेडिंग में इंसान बैठता है, वो पहले अपने दिमाग में मैथ्स लगाता है, अच्छा रोज 10,000 रुपए बनाऊंगा तो महीने का इतना हो जाएगा, फिर कैपिटल बढ़ जाएगा। मैं बता रहा हूँ, एक्सेल शीट में हर बंदा करोड़पति पहले साल ही ट्रेडिंग में बन जाता है, और रियलिटी में बनने में 7-8 साल लग जाते हैं, ये रियलिटी। ओके अब हम एक रैपिड फायर करते हैं, उसके बाद में फिर 1-2 क्वेश्चन को हम कवर कर लेंगे, ठीक है। अब रैपिड फायर रहिए, बेस्ट फाइनेंशियल एडवाइस यू हैव एवर हर्ड इन योर लाइफ। कि हमेशा जीवन में अपने पास लिक्विड कैपिटल हमेशा रखो, चाहे बिजनेस करो, चाहे ट्रेडिंग करो, या कुछ भी कर लो, एटलीस्ट आपके पास 40% लिक्विड होना चाहिए। मतलब 100 रुपए अगर आपके पास है, आप वो 70 रुपए कहीं पर भी लगा दो, 60 रुपए कहीं पर भी लगा दो, 40 रुपए हमेशा कैश आपके पास रहना चाहिए। ओके क्योंकि जब मुसीबत के समय पे यही 40 काम आए। ओके एंड वर्स्ट एडवाइस? वर्स्ट एडवाइस ये था कि भाई जल्दी पैसा कमा लेना चाहिए, बिकॉज यू ओनली लिव वंस। वॉरेन बफेट या फिर राकेश झुनझुनवाला, किसको चूज करोगे? राकेश झुनझुनवाला। राकेश झुनझुनवाला, अरे वाह। न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग या फिर टेक्निकल इंडिकेटर? टेक्निकल इंडिकेटर। टेक्निकल, अच्छा ओके। लग्जरी लाइफस्टाइल या फिर फाइनेंशियल सिक्योरिटी? फाइनेंशियल सिक्योरिटी। ओके। निफ्टी 50 या सेंसेक्स? निफ्टी 50। ओके। बेस्ट फाइनेंशियल बुक? साइकोलॉजी ऑफ मनी। ओके। सेकंड नंबर पर? आई वुड से कॉमन स्टॉक्स, अनकॉमन प्रॉफिट। ओके। और फाइनेंस का फिल्टर अगर हटा दें तो आपकी फेवरेट बुक? थिंक एंड ग्रो रिच। थिंक एंड ग्रो रिच, वापस थोड़ा फाइनेंस आ गया, बट थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन। ओके ओके। फेवरेट इन्फ्लुएंसर? फेवरेट इन्फ्लुएंसर जिसको मैं रोज शीशे में देखता हूँ। वाह। सेल्फ लव इज इंपॉर्टेंट गाइस। फेवरेट यूट्यूब वीडियो? फेवरेट यूट्यूब वीडियो, हाँ, एक ड्रीम करके एक मोटिवेशनल वीडियो था। अरे आपने देखा है? मैं मोटिवेशन कैटेगरी से हो रहा। अगर किसी पे काम करना हो इन दोनों में से एक पे, तो किस पे काम करोगे? फिजिकल फिटनेस पे या मेंटल फिटनेस पे? दोनों इंपॉर्टेंट है, बट मेंटल फिटनेस। मेंटल फिटनेस पे, ओके। हाईएस्ट अमाउंट जो कि आपने अर्न किया हो किसी एक पर्टिकुलर मंथ में, वो मंथ कौन सा था, और अगर डिस्क्लोज करना चाहो तो नंबर भी। यार मैं पर्सनल इतना डिटेल शेयर नहीं करता, बट हाईएस्ट अमाउंट 1 CR के उससे ज्यादा है। अच्छा ठीक है, इतना ही हम बता देते हैं, उससे ज्यादा है। और ये कब का है? ये कब का है? ये है 2022 का है। 22 का, ओके। इन कॉर्पोरेट अकाउंट है, बट हाँ। ओके। अडानी या अंबानी, किसको चूज करोगे? अंबानी। अंबानी को। अंबानी या टाटा? अंबानी। अंबानी, ओ हो। अंबानी की कोई ऐसी चीज जो कि टाटा में ना हो? एंटिलिया। स्टॉक, पर्टिकुलर स्टॉक या म्यूचुअल फंड? मेरे लिए पूछ रहे हैं? आपके लिए, आपकी चॉइस है। स्टॉक, ओके। SIP या लमसम? SIP। SIP, ओके। एक्टिव फंड या पैसिव फंड? एक्टिव फंड। एक्टिव फंड मेरे लिए। ओके, हाँ आपके लिए। निफ्टी या बैंक निफ्टी? अब निफ्टी। अब निफ्टी। लार्ज कैप, मिड कैप? मिड कैप। मिड कैप। मिड कैप, स्मॉल कैप? मिड कैप। ओके। स्मॉल कैप, माइक्रो कैप? स्मॉल कैप। स्मॉल कैप, ओके। गोल्ड या सिल्वर? गोल्ड। गोल्ड, ओके। गोल्ड या FD? गोल्ड। FD या सिल्वर? सिल्वर। ओके। FD मतलब इज्जत ही नहीं बची। अच्छी चीज है, बट अब कंपेयर उससे करवा रहे हो तो मैं अप्रिशिएटिंग एसेट ही लूंगा। ओके, मैं थोड़ा रिस्क टेकर हूं लाइफ में। अच्छा, बढ़िया बढ़िया आंसर किया आपने इसके। हम बात करते हैं पहले वेल्थ की। पहले डिफाइन करते हैं कि वेल्दी होना और रिच होना, क्या ये अलग अलग है? बिल्कुल बिल्कुल अलग है। देखिए, पहले एक उदाहरण के रूप में मैं समझाता हूँ। ये पूरा माइंडसेट का डिफरेंस रहता है। एक वेल्दी इंसान वो होता है जो ये सोचता है कि भाई आज अगर मेरे पास 100 रुपये आ रहे हैं, तो मैं पहले उस 100 रुपये को ऐसा लगाऊं कि 100 रुपये से मेरे अनंत काल तक या जीवन काल तक 100 रुपये बनते रहें। ओके। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लेते हैं 2 व्यक्ति हैं, ये आपको डिफरेंस समझाएगा एक रिच इंसान और वेल्दी इंसान के बीच में। दोनों को आज मान लीजिए 1-1 करोड़ रुपए मिल जाते हैं कहीं से, वर्क किया, प्रोफेशन किया, बिजनेस किया। जो वेल्दी इंसान होगा वो क्या करेगा, इस 1 करोड़ रुपीज़ को वो अपने स्ट्रैटेजाइज करेगा कि यार मैंने कुछ अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढी है जहाँ पर कि आज मैं अगर इस 1 करोड़ रुपीज़ को लगाता हूँ तो ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर्स मेरी कुछ ऐसे एसेट बिल्डअप हो जाएगी जिससे कि मेरे को रिकरिंग इनकम हर महीने का
10-10 लाख रुपए आने लग जाएगा, मतलब साल का 1.2 करोड़ आने लग जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर वो इक्विटीज़ में अच्छा है, वो म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट्स, स्टॉक मार्केट में लगा देगा। अगर वो बॉन्ड इन्वेस्टमेंट्स में अच्छा है तो वो देखेगा कौन सी कंट्रीज़ के बॉन्ड इन्वेस्टमेंट्स में मेरे को बेटर रिटर्न मिल सकता है, टैक्स एप्लीकेशन कहाँ पर बेटर है, वो वहाँ पर लगाएगा। अगर वो बिजनेस माइंडेड है तो वो बोलेगा कि मैं इस तरह की एक एजेंसी बना सकता हूँ, इस तरह का एक फर्म बना सकता हूँ, सर्विस इंडस्ट्री। बिकॉज 1 करोड़ में आज के टाइम पे प्रोडक्ट इंडस्ट्री भी बहुत बड़ी सेटअप करना आसान नहीं है, बहुत अमाउंट लगता है। अभी हाल फिलहाल का एक स्टेटमेंट आई थिंक सो कल परसों ही एक बिजनेसमैन ने दिया है, रेनाउंड बिजनेसमैन ने, कि हमारे देश में आज के टाइम पे आई थिंक कोटक जी ने दिया है ये स्टेटमेंट कि 1 करोड़ रुपए में आप बिजनेस इंडिया में चालू नहीं कर सकते। अच्छा। उन्होंने स्टेटमेंट दिया हुआ है एक उद्योगपति ने। तो लाइकवाइज तो वेल्दी इंसान क्या कर रहा है, वो अपने एसेट बना रहा है, पैसिव इनकम्स बना रहा है, ताकि उसको जब वो सो भी रहा है तब उसके लिए वेल्थ बन रही है, उसके पास पैसा बन रहा है। एक रिच इंसान क्या करेगा, 1 करोड़ रुपए आया है उसके पास, वो ज़्यादा से ज़्यादा बोलेगा कि चलो ठीक है 10 लाख रुपए मैं सेविंग्स में रख देता हूँ, ठीक है, और बाकी 70-80 लाख रुपए में भी वो अपनी लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने में लगा देगा। इट कुड बी कार, इट कुड बी हाउस, इट कुड बी एनीथिंग एल्स। प्रॉब्लम है कि रिच सस्टेनेबल नहीं है, वेल्थी इंसान सस्टेनेबल है। ओके, डिफरेंस सिंपल सा है। तो अगर कोई इंसान जो ये पर्टिकुलर वीडियो देख रहा है बोला यार मेरे को वेल्दी बनना है, तो देखिए एक नॉर्मल इंसान पे भी डिफरेंस बता देता हूँ, और वेल्दी इंसान, क्योंकि रिच और वेल्दी तो मैंने बता दिया, नॉर्मल इंसान और वेल्दी इंसान में एक सिंपल सा डिफरेंस होता है, इनकम दोनों कर रहे हैं। यहाँ पर जो वेल्दी इंसान होता है वो 2 चीज़ों पे सबसे ज़्यादा फोकस करता है, वो होता है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। ओके, और जो नॉर्मल इंसान होता है वो एक इक्वेशन पे चलता है, डेट प्लस योलो, यू ओनली लिव वंस। ओके, वो कर्जा लेगा, क्रेडिट कार्ड स्वाइप करेगा और वो यू ओनली लिव वंस होगा। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, वेल्दी माइंडसेट आपको बनाना है, आपको सिंपल सा एसेट्स बनाने हैं। और एसेट आज के टाइम पे अगर कोई कहता है मैं नहीं बना सकता हूँ, आप बहुत चीज़ें बना सकते हो। उदाहरण के तौर पे अगर दीपक भाई बोलते हैं कि यार मेरे को पॉडकास्टिंग करनी आती है और मेरे पास एक ऐसा मसाला है जो और कोई नहीं, किसी को भी नहीं आता होगा, तो मैं एक आईपी बनाऊंगा अपना, और मैं लोगों को बोलूँगा कि बॉस ये आईपी है, इसमें मेरे वो सीक्रेट गुण हैं जो किसी को और को नहीं पता होगा, लेकिन ये मैं अगर आपको सिखाऊंगा तो उसके मैं 25,000 रुपये चार्ज करूंगा। आईपी मीन्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। उस तरह से आप कुछ बनाओगे तो आप बोलोगे कि भाई इसको, ये मेरी सीक्रेट सॉस है, तो ये 20-25,000 रुपये आपको देना पड़ेगा, जो भी आप अपने कैलिबर के हिसाब से। लेकिन ये आपको तभी आपको सीखने मिलेगा, मैं ऐसे ही आपको कहीं पर नहीं बता पाऊंगा। दैट इज़ वन वे। अगर तो एग्जाम्पल के तौर पे किसी के अंदर कोई स्किल है तो वो वाली उस चीज़ से कर सकता है। सोशल मीडिया की दुनिया में आज के टाइम पे अगर आप कहते हो कि यार मेरे को, मैं कोई अपनी सर्विस को अगर बेच नहीं सकता हूँ, दैट इज़ द बिगेस्ट फुलिशनेस। आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। तो वेल्थ बनाना आज के टाइम पे इतना डिफिकल्ट नहीं है, बट हाँ आपके अंदर वो एक जज्बा होना चाहिए और पेशेंस है। एंड पेशेंस इज अ कमोडिटी विच इज़ रेयर इन सप्लाई, लोगों के अंदर है ही नहीं आज के टाइम पे। तो ये चीज़ एक मेजर डिफरेंस हो जाती है। ओके।